चलिए तो देखते हैं 106 जो क्वेश्चन है हमारा, 106 जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है। प्रिंसिपल कह रहा है कि when a person who has made a promise to another person to do something does not fulfill his promise, the other person becomes entitled to receive from the person who did not fulfill his promise compensation in the form of money। भाई जब एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस को वो जब फुलफिल नहीं करता है, तो जो इंसान फुलफिल नहीं कर रहा है उसे क्या करना पड़ता है, उसे दूसरे इंसान को क्या करना होता है, उसे दूसरे इंसान को कंपनसेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कंपनसेशन देना पड़ता है। किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। चलिए तो देखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि एक्स मेड अ प्रॉमिस टू टी। एक्स ने टी को प्रॉमिस किया टू रिपेयर हिज कार इंजन। क्या रिपेयर करने को? उसके कार का इंजन रिपेयर करने को। वाई मेड द पेमेंट फॉर रिपेयर आफ्टर द Y made the payment for repair। भाई Y ने पेमेंट कर दी किस चीज की? रिपेयर की। आफ्टर द रिपेयर T went for a drive in the same car। T रिपेयर करने के बाद उसी कार में ड्राइव पे गया, ठीक है। While driving the car T met with an accident due to bursting of a tire। क्या हुआ भैया? जब T कार को ड्राइव कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ अ टायर। टायर फटने के कारण टी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक। तो अब टी भाई साहब, ठीक, अभी आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन क्या कह रहा है? वाई विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम एक्स इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक ठीक है ना? ठीक। उसके बाद एक्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन। X will be entitled to receive compensation from Y in the form of money। T will not be entitled to receive compensation from X। ठीक है भाई, X ने प्रॉमिस किया था किसको? T को, टू रिपेयर हिज कार इंजन, ठीक। Y ने क्या किया? पेमेंट कर दिया रिपेयर का, ठीक है ना। आफ्टर द रिपेयर T went for a drive in the same car। By driving the car T met with an accident due to bursting। अब पहला बोल रहा है कि Y will be entitled to receive compensation from X in the form of money। तो जब हम हमारा प्रिंसिपल देखते हैं तो प्रिंसिपल किस चीज की बात कर रहा है? प्रिंसिपल बात कर रहा है प्रॉमिस की। तो प्रॉमिस किस किस के बीच में हुआ था? X के और T के बीच में वो प्रॉमिस हुआ था, ठीक। तो Y कहां से आ गया बीच में? ठीक, तो पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, X will not be entitled to receive compensation। X जो है वो क्या करेगा? वो कंपनसेशन नहीं ले सकता है, ठीक ठीक है। X will be entitled to receive compensation from Y in the form of money। चलिए ठीक है। T will not be entitled to receive compensation from X। देखिए X ने प्रॉमिस किया था क्या कि मैं कार इंजन सही करके दे दूंगा। Y ने उसके लिए पेमेंट कर दिया, T को गाड़ी मिल गई, T को प्रॉमिस किया था। अब X ने प्रॉमिस किया था क्या कि मैं कार इंजन सही करके दूंगा, ठीक, उसने सही करके दिया। अब यहाँ पे X किस चीज के लिए कंपनसेशन डिमांड करेगा? उसको तो पैसा मिल चुका है इंजन बनाने का, तो X विल बी एंटाइटल्ड क्या होगा? कट जाएगा। X विल नॉट बी एंटाइटल्ड भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि X को तो कंपनसेशन मिलना ही नहीं है। यहाँ पे डैमेजेस किसने सफर किए हैं? T ने सफर किए हैं। अब देखिए X ने क्या प्रॉमिस किया था? X ने प्रॉमिस किया था कि मैं इंजन सही करके दूंगा, और एक्सीडेंट किस कारण हुआ? एक्सीडेंट हुआ टायर के फटने के कारण। इस कारण फॉर बर्स्टिंग ऑफ अ टायर। तो भाई टायर फटा है, उससे इंजन का क्या लेना देना है, ठीक। तो ऑप्शन ये जो डी है ये हमारा सही हो जाएगा कि T will not be entitled to receive compensation from X। T को किसी भी तरीके का कंपनसेशन X से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि X ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका क्या करके दूंगा? इंजन सही करके दूंगा। उसने इंजन सही करके दिया था। T भाई साहब थोड़ा सा और पैसा खर्च करते और अपनी गाड़ी में क्या करवा लेते? नए टायर लगवा लेते, तो शायद आज आपका एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7
ये भी आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल 5 करोड़ वाला। ठीक, चलिए तो एक बार फैक्ट्स पे नजर घुमाएंगे कि फैक्ट क्या कह रहा है। फैक्ट बात कर रहा है क्रिमिनल लॉ के बारे में। किस बारे में फैक्ट बात कर रहा है? फैक्ट बात कर रहा है क्रिमिनल लॉ के बारे में। और क्या कह रहा है क्रिमिनल लॉ के बारे में कि इन क्रिमिनल लॉ मिसअप्रोप्रिएशन इज द इंटेंशनल इलीगल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इंटेंशनल इलीगल यूज करना किसी की प्रॉपर्टी का या फिर फंड्स का। ठीक, किसके लिए? खुद के यूज के लिए या फिर किसी दूसरे अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए। ठीक है, तो वही इन क्रिमिनल लॉ मिसअप्रोप्रिएशन इज द इंटेंशनल इलीगल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और फंड्स ऑफ अनदर पर्सन फॉर वंस ओन यूज और अदर अनऑथराइज्ड पर्पस। ये तो किसकी खुद के यूज के लिए या किसी और अदर अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए किसी दूसरे के प्रॉपर्टी या फंड्स का यूज करना, पर्टिकुलरली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल। पर्टिकुलरली किसके द्वारा ये चीज होती है? एक पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा होती है, एक ट्रस्टी जो कि ट्रस्ट में होता है उसके द्वारा हो सकती है, एक एग्जीक्यूटर के द्वारा हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा हो सकती है। किसके? एक डेड पर्सन की स्टेट के। भाई एक डेड पर्सन की स्टेट के एग्जीक्यूटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा भी ये चीज हो सकती है, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन से हो सकती है जिसके पास किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर एंड प्रोटेक्ट है। ठीक है, किसके? किसी दूसरे के एसेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट अगर है आपके पास, तो उसको भी अगर आप ब्रीच करते हैं तो भी मिसअप्रोप्रिएशन होता है। ठीक, embezzlement is misappropriation when the funds involved have been lawfully entrusted to the embezzler। भाई embezzlement क्या होता है? embezzlement भी एक तरीके का मिसअप्रोप्रिएशन होता है। वो कब होता है? क्योंकि जब जो फंड्स होते हैं जो मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं वो क्या होते हैं? उस embezzler को lawfully ट्रस्ट पे दिए गए थे, it was entrusted lawfully to the embezzler। ठीक है, on the contrary theft is the illegal taking of another person's property or service without that person's permission or consent with the intent to deprive the rightful owner of it। देखिए, मिसअप्रोप्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो मिसअप्रोप्रिएशन में हम जो इंसान होता है वो अपने एसेट को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने फंड्स खुद सामने वाले इंसान को देता है, ट्रस्ट पे देता है। एक एग्जीक्यूटर को, एडमिनिस्ट्रेटर को अगर डेड पर्सन की स्टेट मिलती है या एक पब्लिक ऑफिशियल के पास किसी इंसान की कोई चीज होती है तो वो सारी चीजें क्या होती है? वो ट्रस्ट पे दी जाती है। भाई थेफ्ट में क्या होता है? उसमें डिसऑनेस्टली दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी को उसकी पोजीशन से निकाल लिया जाता है और खुद के पास रख लिया जाता है। किस इंटेंशन के साथ? विद द इंटेंट टू डिप्राइव द राइटफुल ओनर ऑफ इट। जो राइटफुल ओनर है उसे डिप्राइव करने के लिए। ठीक है, उसके पास उस चीज को ना रहने देने के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल जो कि दो किन बातों की बात कर रहा है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है और ऑन द कॉन्ट्रेरी वो आपको थेफ्ट की भी डेफिनेशन बता रहा है। तो चलिए बात करते हैं फैक्ट्स की कि आपके जो फैक्ट्स है वो क्या कहते हैं। तो फैक्ट्स आपके कहते हैं, पहली चीज, ए वेंट फॉर स्विमिंग एट द म्युनिसिपल स्विमिंग पूल। ए स्विमिंग करने गया कहां पे? म्युनिसिपल स्विमिंग रूम में। ए हैंडेड ओवर ऑल हिज वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग सम कैश टू एक्स। ए ने द गार्ड ऑन ड्यूटी फॉर सेफ कस्टडी एज नोटिफाइड बाय द म्युनिसिपैलिटी। भाई म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया था? अपने सामान की सेफ कस्टडी के लिए एक गार्ड रख रखा था और ए जो वहां पे स्विमिंग के लिए गया था उसने कुछ वैल्यूएबल्स अपने विद सम कैश इंक्लूडिंग सम कैश किसको दिए? एक्स, जो कि वहां पे गार्ड है। ठीक, आफ्टर स्विमिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे तक स्विमिंग करने के बाद ए बाहर आया और उसने एक्स को ढूंढा तो उसे वहां पे दूसरा गार्ड मिला ड्यूटी पे और उस गार्ड ने उसे ये इन्फॉर्म किया दैट एक्स हैड गॉन होम आफ्टर कंप्लीटिंग हिज शिफ्ट एंड डिड नॉट हैंड ओवर एनीथिंग टू बी गिवन टू ए। भाई एक्स जो है वो क्या अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर करके अपने घर चला गया था और उसने जो दूसरा गार्ड नया आया था उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं दी थी जो किसको हैंडओवर करनी थी, जो कि ए को हैंडओवर करनी थी। ठीक, ए रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस। ए ने पुलिस को कंप्लेंट कर ली। एक्स को ट्रेस भी कर लिया गया, एक्स वाज ट्रेस्ड बट ही टोल्ड द पुलिस दैट ही सोल्ड ऑल द वैल्यूएबल्स ऑफ द एंटायर कैश वाज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग लिकर। भाई तो उसने वो सारी चीजें बेच दी और जितना भी कैश था वो उसने किस चीज में यूज कर लिया? दारू पीने में, ड्रिंकिंग लिकर। ही यूज्ड इट फॉर ड्रिंकिंग लिकर। व्हाट ऑफेंस इफ एनी वाज और वर कमिटेड बाय एक्स। चलिए ठीक है, तो कौन सा ऑफेंस एक्स ने कमिट किया है? X is not guilty of criminal misappropriation as he did
not make any personal gain out of those items with him. तो जब हम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ था कि चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रिंसिपल में आपका क्या लिखा हुआ है कि पर्सन फंड्स ऑफ अनदर पर्सन फॉर वंस ओन यूज और अदर अनऑथराइज्ड पर्पस। वो जो चीज, जो असेट, जो कैश, जो फंड्स उसके पास थे वो किस चीज के लिए यूज करेगा, या तो खुद के यूज के लिए या फिर किसी भी अनऑथराइज्ड यूज के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि X is not guilty of criminal misappropriation as he did not make any personal gain out of those items with him। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आप जब फैक्ट्स पढ़े और आपने प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे लगाया तो हम इतना तो समझ ही गए कि यहाँ पे चोरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक वैल्यूएबल जो चीजें रखने के लिए उसे म्युनिसिपैलिटी ने रखा था और उसकी वही ड्यूटी थी, तो ए ने उस पर ट्रस्ट करके उसे अपना सामान दिया था। ठीक है, तो हुआ तो यहाँ पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ही है, थेफ्ट नहीं हुआ है। ठीक, तो X is liable for theft, जो आपका ऑप्शन है ये तो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा as B to case property without access permission। ठीक है, एज परमिशन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है। X is liable for criminal misappropriation and embezzlement if at all X is liable, it is for criminal misappropriation only and X is not guilty of criminal misappropriation as he did not make any personal। तो पर्सनल गेन की तो बात ही नहीं हो रही है, अनऑथराइज्ड यूज तो उसने किया ही है लिकर पी के, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन बी बोल रहा है X is liable for criminal misappropriation and embezzlement and if at all X is liable, it is for criminal misappropriation only। जब embezzlement की बात हम करते हैं तो embezzlement is misappropriation when the funds involved have been lawfully entrusted to the embezzler। भाई जब इंसान अपना lawfully किसी चीज को embezzler को क्या कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है और वो उसको मिसअप्रोप्रिएट कर देता है, तो वो क्या होता है, वो एम्बेजलमेंट होता है। तो वहां पे कुछ वैल्यूएबल चीजें भी थी जिसका उसने मिसअप्रोप्रिएशन किया और जो उसके फंड्स थे उसका उसने एम्बेजलमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि उसने उसको लॉफुली हैंड ओवर किया था और उसने उसे मिसअप्रोप्रिएट कर दिया फंड्स को। तो यहाँ पे दोनों चीजें उसने कमिट करी है, सिर्फ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं किया है। तो आंसर बी आपका सही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रिंसिपल के साथ बहुत हद तक सही जा रहा है। देखिए यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि बी सही होगा या डी। ठीक है, लेकिन बी हमारा राइट आंसर क्यों है? बी हमारा राइट आंसर इसलिए है बच्चों क्योंकि बी हमारे प्रिंसिपल के साथ ज्यादा सूट कर रहा है। वो एम्बेजलमेंट की बात भी कर रहा है और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात भी कर रहा है। और जब हम फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो हमें दोनों ही चीजें दिखाई देगी क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूएबल। एम्बेजलमेंट कब होता है? सिर्फ फंड्स के साथ होता है। ठीक है, किसके साथ होता है? सिर्फ फंड्स के साथ। ठीक, और उसके जो फंड्स थे, जो कैश था, उसके साथ एम्बेजलमेंट उसने किया है, तो वो दोनों चीजों के लिए लायबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है आपके एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 की, और ये जब बात कर रहा है तो ये क्या कह रहा है कि अंडर द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन। एक एम्प्लॉयर लायबल होता है कंपनसेशन किसको? टू हिज वर्कमैन। किसको पे करने के लिए? अपने वर्कमैन को पे करने के लिए। ठीक है, फॉर इंजरीज सस्टेन्ड बाय देम, फॉर इंजरीज सस्टेन्ड बाय देम बाय एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई काम वर्कमैन कर रहा है और उस टाइम पे वो किसी इंजरी को सस्टेन करता है तो क्या होगा? एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर उस एम्प्लॉयर को, उस एम्प्लॉय को, उस वर्कमैन को क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब इसमें हम देखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स हमारे क्या कह रहे हैं? चीख के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई मेरा आंसर दे दो। ठीक, तो आंसर अगर हमें देना है तो आंसर देने के लिए हमें पहले फैक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो फैक्ट्स हमारे क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स हमारे कह रहे हैं कि एम द मैनेजर ऑफ SRK इंडस्ट्रीज शाहरुख खान, and the manager of SRK Industries asked his secretary S to submit a report at the government labor office। ठीक,
एम जो मैनेजर है एसआरके इंडस्ट्रीज के, उन्होंने सेक्रेटरी एस को बोला कि भाई गवर्नमेंट लेबर ऑफिस में आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए। एस सबमिटेड द रिपोर्ट एज डायरेक्टेड। एस ने क्या किया, रिपोर्ट सबमिट कर दी। ऑन हिज वे बैक एस मेट वन ऑफ हिज क्लासमेट। वापस आते टाइम एस जो है अपनी क्लासमेट को मिली। ही देन डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर ऑन अ वे साइड रेस्टोरेंट। फिर उन्होंने एक रोड साइड रेस्टोरेंट में क्या किया भाई, चाय पिएगा सोचा। समटाइम्स लेटर एस गॉट अ मैसेज फ्रॉम हिज ऑफिस टू रिपोर्ट बैक एज इट वाज लॉन्ग टाइम सिंस ही लेफ्ट द ऑफिस। फिर उसे मैसेज आया कि भाई जल्दी जल्दी वापस आइए, आप तो बहुत देर की निकली थी। एस rushed back on his motorcycle. On his way back, a truck which was coming from a side road hit S. भैया वो तेजी तेजी में निकली और क्या हुआ, एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। He was admitted in nearby hospital for multiple injuries. उन्हें मल्टीपल इंजरीज से उन्होंने क्या किया, कंपनसेशन क्लेम किया। किसके अंडर, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए बोल रहा है कि द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल एज द ट्रक ड्राइवर वाज नेग्लिजेंट। क्या यहाँ पे कहीं पर नेग्लिजेंस की बात की गई है? नहीं, ना प्रिंसिपल में ना फैक्ट्स में। फैक्ट्स में नहीं बताया कि ट्रक ड्राइवर नेग्लिजेंट था और ना ही प्रिंसिपल हमारा नेग्लिजेंस की बात कर रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। द एम्प्लॉयर इज लायबल एज हैड टू रश बैक टू द ऑफिस बिकॉज़ ऑफ द मैसेज फ्रॉम द ऑफिस। ओके, ठीक है। ठीक है, तो भाई एम्प्लॉयर लायबल एस हैड टू रश बैक टू द ऑफिस बिकॉज़ ऑफ द मैसेज फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है। सी बोल रहा है द एम्प्लॉयर इज लायबल टू बी कंपनसेशन इफ द एक्सीडेंट टुक प्लेस अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो डी बोल रहा है कि द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल एज ही वाज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नॉट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये डी भी आपका कट जाएगा। बी और सी, देखिए एम्प्लॉयर लायबल है, ये बात तो हम समझ गए हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो हमारे पास बचे हैं वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर लायबल है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि हमारे प्रिंसिपल के साथ सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल किस चीज की बात कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल बात कर रहा है अबाउट एन एक्सीडेंट। किस चीज की बात कर रहा है, कि एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हमारा कौन सा ऑप्शन कर रहा है, हमारा ऑप्शन सी कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि द एम्प्लॉयर इज लायबल टू बी कंपनसेशन इफ द एक्सीडेंट टुक प्लेस अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया और ए और बी और डी गलत हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि if a party to a contract agrees to it under undue influence of any other party, then the party under the undue influence may refuse to perform in accordance with the agreement। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया if a party to a contract agrees to it, एक पार्टी undue influence के अंदर दूसरी पार्टी के आकर के अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देती है, तो then the party under the undue influence may refuse। जो पार्टी undue influence के अंदर आके उसने एग्रीमेंट साइन किया, वो क्या कर सकती है, may refuse to perform, वो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स कह रहे हैं कि a rich youngster became a member of a religious group and soon he was appointed by P, the head of the group, as his personal secretary। ए भैया एक रिच यंगस्टर थे जिन्हें क्या कर दिया गया, उन्होंने एक रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन किया और पी जो हेड था उस ग्रुप का, उसने अपना क्या बना लिया इनको, उसने अपना सेक्रेटरी बना लिया। एज पर द रूल्स ऑफ द as per the rules of the group, all official and staff of the group were supposed to stay in the group's official premises itself। ठीक है भाई, जो रूल थे उस ग्रुप के हिसाब से जो भी ऑफिशियल और स्टाफ थे ग्रुप के, वो कहाँ उन्हें रहना पड़ता था, उन्हें प्रीमाइस में ही रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद ए वाज आस्क्ड बाय पी टू एग्जीक्यूट अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ पी। ए ने बोला पी को कि भाई ये गिफ्ट डीड आप मेरे फेवर में बनाओ। ठीक है, in which it was mentioned that all immovable properties in his name are being gifted to P। उसमें क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि जितने भी immovable properties हैं, तो क्या कहा इसने ये कहा कि भैया जो भी इसके पास immovable properties हैं ए को, वो किसको गिफ्ट कर देगा, P। A was unwilling to execute the deed। A को मन नहीं कर रहा था, he was unwilling to execute that deed
but he was forcefully restrained by P and his bodyguards in P's office and made A sign the gift deed. उसको फोर्सफुली उन्होंने कहाँ रोका, उसके ऑफिस में रोका, उसके बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर के और जबरदस्ती उसको डीड साइन करवाई. Soon after this, A left the group and refused to hand over the property and agreed to in the gift deed is A's action valid. ठीक है भाई. उसके तुरंत बाद उसने वो ग्रुप छोड़ दिया और उसके बाद उसने वो प्रॉपर्टीज देने से मना कर दिया. अब इसके चार ऑप्शन है कि A executed the deed under compulsion and undue influence and was right in withdrawing from the contract. ठीक है. It is illegal for religious group to acquire property from its members. As the gift deed was executed by he cannot refuse. As gift is also a contract, the consent of A was not obtained by P while executing the deed. ठीक है. तो देखिए जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपका सबसे पहले जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है, इट इज इलीगल फॉर रिलीजियस ग्रुप्स टू एक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स मेंबर. ये हमारे प्रिंसिपल के साथ बिल्कुल नहीं जाता, इसको हटा दीजिए. सी बोल रहा है द गिफ्ट डीड वाज एग्जीक्यूटेड बाय ए, ही कैन नॉट रिफ्यूज. भाई भले ही उसने एग्जीक्यूट करी थी, लेकिन ये तो हम पढ़ चुके हैं कि उसने कैसे एग्जीक्यूट करी थी, उसने फोर्सफुली एग्जीक्यूट करी थी. ठीक है. अब ए और डी हमारे पास बच रहा है और ए बोल रहा है ए एग्जीक्यूटेड द डीड अंडर कंपल्शन एंड undue influence, it was right in withdrawing from the contract. और डी बोल रहा है as gift is also a contract, the consent of A was not obtained by P while executing the deed. तो जब हम देखते हैं कि हमारे प्रिंसिपल के साथ सबसे ज्यादा क्या जा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि we have to stick to the what, we have to stick to the principal. और हमारे प्रिंसिपल के साथ सबसे ज्यादा क्या जा रहा है, हमारे प्रिंसिपल के साथ सबसे ज्यादा जा रहा है ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, एक बार जल्दी से, कि penal laws provide that whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man or woman shall be punished for rape. ठीक. तो ये कह रहा है कि भाई whosoever voluntarily, जिसने भी voluntarily कोई carnal intercourse होता है against the order of nature, nature के against with any man or woman shall be punished for rape. ठीक है. Facts: a police officer found a man engaged in carnal intercourse with an animal. भाई एक पुलिस ऑफिसर एक इंसान को पकड़ लेता है क्या करते हुए, कार्नल इंटरकोर्स के दौरान, किसके साथ, एक एनिमल के दौरान. द पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड द मैन एंड प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द कोर्ट. तो इसमें क्या हुआ, कोर्ट विल पनिश द पुलिस ऑफिसर. ये कौन सी बात है, ठीक है, एलिमिनेट. कोर्ट विल नॉट पनिश द मैन फॉर रेप. प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि भाई करना पड़ता है, तो फिर ये भी एलिमिनेट. कोर्ट विल पनिश द मैन फॉर रेप, कोर्ट विल नॉट पनिश द पुलिस ऑफिसर. भाई पुलिस ऑफिसर को तो पनिश करने की बात ही नहीं आ रही, तो डी भी आपका गलत हो जाता है और ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, जो कि हमारे प्रिंसिपल के साथ बिल्कुल जा रहा है. और क्या कह रहा है कि कोर्ट विल पनिश सच पर्सन फॉर रेप. क्यों, क्योंकि वो कार्नल इंटरकोर्स कर रहा था किसके साथ, एक एनिमल के साथ, और वो उस तरीके का इंटरकोर्स क्या होता है, वो पनिशमेंट होता है किस चीज का, रेप का. ठीक. अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका 5 करोड़ रुपए का सवाल है. क्यों, क्योंकि आप इसके फैक्ट्स देखिए, प्रिंसिपल देखिए और फिर ऑप्शन के लिए तो अगली स्लाइड पर जाना पड़ता है. तो चलिए जल्दी से एक बार हम प्रिंसिपल देखेंगे कि प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है, फिर हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में और फिर इसका आंसर निकालेंगे. तो प्रिंसिपल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ अ पर्सन हु फाइंड goods belonging to another and takes them into his custody is subjected to same responsibility as a baili. एक इंसान को अगर किसी के गुड्स मिलते हैं और वो उसे उठा के अपनी कस्टडी में ले लेता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो जाती है, बेली की तरह हो जाती है. और बेली कौन होता है, बेली इज अ पर्सन और पार्टी टू whom goods are delivered for a purpose. एक पर्सन होता है, एक पार्टी होता है जिसके पास गुड्स डिलीवर किए जाते हैं किस चीज के लिए, एक पर्पस के लिए, सच एज कस्टडी और रिपेयर. अब वो पर्पस क्या हो सकता है, जैसे कस्टडी भी वो पर्पस हो सकता है, रिपेयर के लिए भी, है ना, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जिसमें ट्रांसफर नहीं होता है किस चीज का, ओनरशिप का. बेली, बेलमेंट में बेली और बेलर जो होते हैं, बेसिकली बेलमेंट का एक कंसेप्ट होता है, तो बेलमेंट में ट्रांसफर नहीं होता ओनरशिप का. द फाइंडर ऑफ द गुड्स लीगली कैन सेल द गुड्स फाउंड by him under certain circumstances, including the situation that the owner refuses to pay the lawful charge of the finder.
अब भाई जो फाइंडर है गुड्स का वो किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में वो गुड्स को बेच सकता है। वो सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं कि भाई जैसे उसने फाइंड किया उस गुड्स को, तो जो उसकी लॉफुल चार्जेस बन रहे हैं जितने दिन भी उसने उस गुड्स की टेक केयर की है, वो अगर वो रिफ्यूज कर देता है ऑर्डर देने से, तो वो क्या कर सकता है, वो फाइंडर ऑफ गुड्स उस गुड्स को बेच सकता है। ठीक, चलिए अब ये हो गए फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि पी अ कॉलेज स्टूडेंट, पी कॉलेज स्टूडेंट है, बाय coming out of a cricket stadium found a necklace studded with apparently precious diamond। उसे एक बहुत ही कीमती डायमंड लगे हुए एक नेकलेस मिलता है। P kept it for 2 days thinking that the owner would notify it in a local newspaper। वो सोचता है कि भाई लोकल न्यूज़पेपर में ओनर निकलवाएगा तो मैं वापस दे दूंगा, 2 दिन के लिए अपने पास रख लेता है। Since he did not notice any such notification, he published a small classified advertisement in a local newspaper। वो खुद ही एक स्मॉल एडवर्टाइजमेंट निकाल देता है क्लासिफाइड किसमें, लोकल न्यूज़पेपर में। In 2 days time P was contacted by a film actor claiming that it was her necklace। एक फिल्म एक्टर उसके पास आती है और कहती है कि ये उसका नेकलेस था, एंड रिक्वेस्टेड पी टू रिटर्न इट टू हर। बोलती है, रिक्वेस्ट करती है पी को कि रिटर्न कर दीजिए। पी बोलता है दैट शी शुड कंपनसेट हिम फॉर द एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, देन ओनली ही वुड रिटर्न इट, अदरवाइज ही विल सेल इट एंड मेक गुड हिज एक्सपेंसेस। वो बोलता है कि भाई मेरे जो एडवर्टाइजमेंट देने में एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक्सपेंसेस आप मुझे दे दीजिए, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद आप चाहें तो अपना ये ले आ सकते हो, नहीं दे रही है तो मैं बेच दूंगा और बेच के मैं अपने एक्सपेंसेस को निकाल लूंगा। The film star told me that she had advertised in a national newspaper about her lost necklace which was lost somewhere in the cricket stadium। पी बोलती है कि उसने एक नेशनल न्यूज़पेपर में ये चीज निकाली थी कि उसका क्रिकेट स्टेडियम में नेकलेस गुम गया है। The advertisement was published for 3 consecutive days incurring a large expenditure for her। और वो 3 दिनों तक लगातार निकला था जिससे उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। Mentioning all this, she refuses to pay and claims the necklace back। Which among the following is the most appropriate answer to this? भाई ये बोलते हुए वो क्या कह देती है, वो कह देती है कि मैं आपको किसी भी तरीके का पैसा नहीं दूंगी और मैं पहले ही बहुत एक्सपेंसिव इस चीज के लिए कर चुकी हूँ। तो भाई इसका आंसर अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है ए, P was requesting the film star for the actual expenditure incurred by him before returning the necklace। This request is legally sustainable। This request is legally sustainable। The film star was right in refusing P as she did not offer any reward for anyone who would return the necklace। ऑप्शन बी को तो हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि कुछ रिवॉर्ड की बातें कर रहा है जो कि ना हमारे फैक्ट्स में कहीं की गई है ना ही हमारे प्रिंसिपल में ऐसी कोई बात की गई है। सी बोल रहा है as it was wrong on the part of me to bargain over a property belonging to a celebrity and he should have accepted some gift which might have not been given by the film star and returned the necklace instead of threatening her that he would sell it। भाई सेलिब्रिटी है तो गिफ्ट लेके क्यों वो अपना वाजिब पैसा मांग रहा था, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। As the film star had notified in the newspaper, P ought to have read it and contacted her instead of publishing another notification, so he cannot claim any compensation। अब बात फंस रही है आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बीच में, ठीक। ठीक, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बीच में हमारी बात फंस रही, तो हम क्या देखेंगे कि P was requesting the film star for the actual expenditure incurred by him before returning the necklace। This request is legally sustainable। और दूसरा क्या बोल रहा है कि उसने भाई निकाला था और वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि जो फिल्म स्टार थी उसने भी नोटिफाई किया था न्यूज़पेपर में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे प्रिंसिपल के साथ जा रहा है तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा और डी गलत होगा। क्यों? क्योंकि भाई पी जो है उसने जब 2 दिन तक ये सोच के रखा कि ओनर जो है वो लोकल न्यूज़पेपर में नोटिफाई करेगा, उसने नेशनल न्यूज़पेपर में किया, उसने लोकल न्यूज़पेपर में उसने अपनी तरफ से हर तरीके से जो है क्या किया, उसने अपनी तरफ से हर तरीके से ड्यू केयर लिया और जब कोई ने उसे कांटेक्ट नहीं किया तो उसने खुद ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, तो उसकी वहां पे गलती नहीं है और he should be given the price of the advertisement। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि a violation of a legal right of someone whether results in a legal injury or not gives rise to an action in tort for compensation। ठीक है भाई, अगर किसी का लीगल राइट वायलेट हो रहा है, उससे भले लीगल इंजरी हो रही है चाहे नहीं हो रही है, कंपनसेशन तो मिलेगा। At the same time, an action by someone which results in some loss or damage to somebody else is not actionable if there is no violation of legal right। ठीक है, और अगर उसी टाइम अगर किसी को इंजरी हो रही है, किसी को डैमेजेस हो रहा है, लेकिन उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी तरीके का कंपनसेशन क्या कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए तो फैक्ट्स की बात करते हैं। फिर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से क्या हमारा सही आंसर होगा उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, एबी कोचिंग सेंटर वाज अ पॉपुलर क्लेड कोचिंग एकेडमी विद सेवरल गुड ट्रेनर्स। भाई एबी कोचिंग सेंटर एक बहुत ही पॉपुलर क्या है, क्लेड कोचिंग एकेडमी है, इसमें बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। A lot of aspirants used to attend its coaching classes from all over and was making good profit। ठीक है भाई, बहुत हर जगह से उसके बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स आ रहे थे और वो बहुत प्रॉफिट बना रहा था। दिस वाज गोइंग ऑन फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स, ये बहुत सालों से ऐसा चलता आ रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग अ सेशन टी वन ऑफ द वेरी गुड एंड पॉपुलर ट्रेनर्स ऑफ एबीसीसी। भाई एबी कोचिंग सेंटर का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा ट्रेनर टी, उसने एक सेशन के दौरान क्या किया, ठीक, उसके क्या हो गया, उसके कुछ डिफरेंसेस हो गए किसके साथ, ओनर के साथ, एबीसीसी के ओनर के साथ, और उसने कोचिंग छोड़ दी। इन अगस्त 2016 टी स्टार्टेड अनदर कोचिंग एंट्रेंस, ठीक है, अनदर एंट्रेंस कोचिंग सेंटर क्लोजर टू एबीसीसी। उसने एबीसीसी के पास में एक दूसरी कोचिंग खोल ली, which resulted in a substantial drop in its students and huge financial loss। The owner of the ABCC wants to file a case against T for the loss sustained by ABCC। What do you think is the right legal position? हमने ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस पढ़ा था जब हम टॉर्ट्स पढ़ रहे थे, और सेम फैक्ट्स हैं कि ये क्लैट की कोचिंग होती है, उसमें भाई झगड़ा हो गया और जो टीचर निकल गया उसने अपनी खुद की कोचिंग खोल ली, खुद की कोचिंग खोल ली, जिससे एबीसीसी को बहुत लॉस हो गया। अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनसेशन के लिए क्लेम किया होगा। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन ए कह रहा है टी हैज नॉट वायलेटेड एनी ऑफ एबीसीसी's लीगल राइट दो दे सस्टेन्ड सम फाइनेंशियल लॉस एंड नॉट लीगली बाउंड टू कंपनसेट एबीसीसी। टी विल बी लायबल टू कंपनसेट द लॉस टू एबीसीसी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। टी स्टार्टेड द न्यू कोचिंग सेंटर नियर एबीसीसी इंटेंशनली एंड शैल बी लायबल टू कंपनसेट। नहीं, वो कहीं पे भी खोल सकता है, इंटेंशनली खोले चाहे बिना इंटेंशन की खोले। टी शुड हैव कंसल्टेड एबीसीसी बिफोर स्टार्टिंग। क्यों कंसल्ट करेगा वो एबीसीसी को, भाई वो अपना वेंचर स्टार्ट कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए कि टी हैज नॉट वायलेटेड एनी ऑफ हिज एबीसीसी's लीगल राइट दे सस्टेन्ड सम फाइनेंशियल लॉस एंड नॉट लीगली बाउंड टू कंपनसेट एबीसीसी। को कंपनसेट नहीं करेगा एबीसीसी को, ही इज नॉट लीगली बाउंड। और वो लीगली बाउंड क्यों नहीं है भाइयों और बहनों, क्यों, क्योंकि भाई वहां पे कोई लीगल इंजरी तो हुई नहीं है, उन्होंने डैमेजेस पे किए हैं। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है आपका डेमनम सिने इंजूरिया। ठीक, डेमनम सिने इंजूरिया ये हो गया है, इसमें डैमेज हुई है विदाउट एनी इंजरी, और इंजरी नहीं है तो किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। चलिए आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, इसमें प्रिंसिपल है, ट्रांजैक्शंस दिए हैं, और विच among the above is actually a contract, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, an offer made by one party when accepted by another party makes it a contract। एक ऑफर जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है और दूसरी पार्टी उसे क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक, तो ट्रांजैक्शन इन्होंने हमें कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, और इन्होंने हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो P offered to sell his house for rupees 20 lakhs to R. R told P that he was interested to buy a house for 15 lakhs only। तो ये क्या हो गया, ये तो काउंटर ऑफर हो गया। इनने बोला 20 लाख, उनने बोल दिया 15 लाख। ठीक है, तो P ने ऑफर दिया किसको, R को, और R ने इधर से ऑफर दे दिया P को। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये तो काउंटर ऑफर हो गया। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या है, नहीं है। ठीक, दूसरा वाला है C was looking for a house for not more than 25 lakhs। P informed C that his house was available for 20 lakhs। ठीक है,
भाई सी ने बोला, सी एक घर ढूंढ रहा था, 25 लाख से ज्यादा का ऑप्शन नहीं चाहिए था। पी ने सी को बोला कि मेरा घर कितने का है, मेरा घर तो 20 लाख का ही है। तो अगर सी जो है, सी क्या करता है, सी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, K wanted to buy some old furniture. L told K that he would sell his furniture for rupees 10,000. ठीक, K को फर्नीचर खरीदना था और L ने K को बोला कि वो अपना फर्नीचर 10,000 में बेच देगा। ठीक, और चौथा बोल रहा है कि R advertised to sell his old car for a price of rupees 3 lakhs. S found the advertisement and offers to buy it for rupees 2 lakhs 50,000. R agrees to sell it to S. ठीक, R ने बोला मैं 3 लाख में बेचूंगा और एस ने वो एडवर्टाइजमेंट देखा और एडवर्टाइजमेंट देख के बोला कि मैं 2.5 लाख में खरीदूंगा, और आर ने क्या बोल दिया कि ठीक है 2.5 लाख में खरीद लो, मैं दे दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ। यहाँ पे ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है, यहाँ पे भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है, और यहाँ पे तो काउंटर ऑफर ही हो गया है। तो सिर्फ फोर्थ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि क्या बोल रहा है, जो कि बोल रहा है कि ओनली सिचुएशन 4 इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी भी तरीके की कोई भी हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए, आंखें प्रिंसिपल पे गड़ाइए, उसको फैक्ट्स पे चिपकाइए और आंसर बताइए। ये बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है, बहुत ही छोटा सा फंडा है, एक अंडे का फंडा है, और अंडे का फंडा क्या बोलता है कि हमें प्रिंसिपल को पढ़ना है, फैक्ट्स पे लगाना है और आंसर बताना है। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेशन इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है, एन एग्रीमेंट व्हिच हैज द टेंडेंसी टू इंजोर पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक वेलफेयर, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके पास ऐसी टेंडेंसी हो जिस एग्रीमेंट में कि वो किसे इंजोर कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक वेलफेयर को, इज वन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वो ही ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। What constitute an injury to public interest or public welfare would depend upon the times and the circumstances। अब भाई पब्लिक इंजरी और पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर को जो इंजरी होती है वो किस चीज, वो कैसे डिफाइन की गई, तो वो टाइम पे और सर्कमस्टेंसेस पे डिफाइन करेगा। फैक्ट क्या कहना है, फैक्ट कहना है कि ए ने प्रॉमिस किया टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रॉमिसेस टू पे रुपीस 5 लाख टू ए। ए ने बोला कि भाई मैं तुम्हें बी को बोला कि मैं तुम्हें पब्लिक सर्विस का मैं एक सर्विस दिलवाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट दिलवाऊंगा। बी ने बोला मैं उसके बदले आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक, तो ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन यहाँ पे है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये हमें देखना है। ठीक, चलिए तो 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द एग्रीमेंट इज वॉइड इफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन फॉर इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट वॉइड है क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेशन जो है वो पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रहा है। दूसरा कह रहा है द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज़ रुपीस 5 लाख इज एक्सेसिव, ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका। द एग्रीमेंट इज वैलिड इफ इट इज विद कंसीडरेशन फॉर पब्लिक सर्विस। द एग्रीमेंट इज वैलिड इफ इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज विद देयर फ्री कंसेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अब देखिए किसी इंसान को रिश्वत लेकर के उसको पब्लिक सर्विस में उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाना क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वैलिड तो होगा ही नहीं, तो सी और डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो वही प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन है। चलिए तो समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या कहना चाह रहा है।